अच्छा जी, लास्ट क्लास में ना हमने एक टॉपिक खत्म किया जिसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अब वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन के सेक्शन का एक और मजीद एडिशनल अकाउंट। अब देखिएगा सर, सामने आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आज आप लिख रहे हैं वो भी एक बड़ी यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर अकाउंटिंग। मैं दोबारा से आपको ना लेकिन एक बात आगाह करूँ, ओ लेवल्स की तरह नहीं पढ़ना है। अगर आपने ओ लेवल्स की तरह इसको पढ़ा तो ये टॉपिक्स आपको आने वाले वक्तों में पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। योर बी आर एस, राइट? आप बी आर एस सर इसमें कवर अप करने जा रहे हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर दूं और बी आर एस आपने यहाँ क्रिएट कर लिया। गौर से देखिए और मेरी बात समझिए सर। पहले तो मैं आपको बी आर एस की हेडिंग सही आपने डाली हुई है, लेकिन पहले मैं आपको उस बात से दोबारा आगाह करूं जहाँ पे आपका काम था, वो देखिएगा। सर पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा साथ साथ मेरे, सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होती है अकाउंटिंग में? इंफॉर्मेशन सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना सर, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को लेके जब आप आगे कवर अप करते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके पास जो चीज़ आगे बढ़ती है वो सर आपके पास क्या होती है? आपको सर यहाँ पे चाहिए होता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मैंने यहाँ लिखा सर आके बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यहाँ आपके पास ये आ जाएगा। फिर सर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के फौरन बाद सर आपके पास क्या आता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद सर आप यहाँ पे जो चीज़ बनाते हैं वो है लेजर्स। और लेजर्स के बाद आप क्या बनाते हैं सर? लेजर्स के बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस खुद एक वेरिफिकेशन का हिस्सा है, वेरीफाई करता है कि आपके टी अकाउंट सही है या नहीं। आ रही है बात समझ में? ट्रायल बैलेंस का खुद अपना एक वेरिफिकेशन का काम है। लेकिन आपने अभी सबसे अहम चीज पढ़ ली रिसेंटली, वो क्या पढ़ा? वो पढ़ा क्या आपने? कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स किन दो चीजों को रिकनसाइल करता है सर? कंट्रोल अकाउंट रिकनसाइल करता है डे बुक्स को। डे बुक्स को किन के साथ सर? डे बुक्स को सेल्स लेजर के साथ या परचेज लेजर के साथ सर, इनके साथ वो रिकनसाइल करता है। आपने अभी ये पढ़ा। तो सर जो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था रिकन्सिलिएशन एंड वेरिफिकेशन वाला, उसमें कंट्रोल अकाउंट्स इन इन सारी चीज़ों को रिकनसाइल कर रहे थे। आज आपको एक बात बताऊं सर, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में आपके पास एक बुक आती है जिसका नाम क्या होता है सर? उसका नाम होता है कैश बुक। कैश बुक के अंदर सर आपके पास एक कॉलम होता है। कैश बुक में वैसे तो 3 कॉलम्स होते हैं, लेकिन आपके पास एक स्पेसिफिक कॉलम होता है। वो कॉलम किसका होता है सर? बैंक का कॉलम। सर मैंने यहाँ लिखा कि एक कॉलम आपके पास किसका होता है? मैंने यहाँ मेंशन किया बैंक का कॉलम। सर जवाब दें, अगर मैं बैंक के कॉलम की बात करूं तो बैंक का कॉलम, गौर से देखिएगा, बैंक का कॉलम बनाते तो आप हैं, मगर वो होता किसका है? वो होता है सर किसी थर्ड पार्टी का, बैंक का। सर मेरी बात समझ में नहीं है, मैं बताऊं आपको। आपने बैंक में पैसे जमा किए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई ना अकाउंटिंग में। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब है बैंक के कॉलम के अंदर थर्ड पार्टी का होना। मैंने यहाँ मेंशन किया आगे, सर मैंने यहाँ लिखा कि आपके पास थर्ड पार्टी का होना ये गलत किस्सा है। दोबारा से बोल रहा हूँ सर मैं। सर मैंने कहा कि आपने कैश बुक बनाई, कैश बुक में बैंक कॉलम आ गया। अब उस बैंक कॉलम के साथ मसला ये है कि बैंक कॉलम के साथ थर्ड पार्टी एसोसिएटेड है, पैसा किसी और के पास है। आप सिर्फ अपने पास एंट्रियां कर रहे हैं, पैसा तो बैंक के पास है। अब बैंक के पास कितना पैसा है? मैं अगर थर्ड पार्टी के पास पूछूं सर हाउ मच अमाउंट, तो आप वो बोलेंगे जो मेरी कैश बुक में। ऐसा नहीं होता। हाउ मच अमाउंट इन द बैंक, इन द बैंक, ये सर ये हमें पता करना होता है। पता नहीं भी करना होता ना तो अभी आप आज क्लास के फौरन बाद बोलेंगे हाँ सर पता तो बिल्कुल करना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए बैंक। सर लिखने में आपको फिर इसकी स्टोरी सुनाऊं। तो इसका मतलब है आज हम वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन जिस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टारगेट जो है वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन का जो है वो कुछ और है। वो क्या है सर? हमने रिकंसिलिएशन के बारे में बात करनी है। तो वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन में हमारे पास क्या बनेगा? सबसे पहले बैंक का कॉलम होगा कैश बुक। आ रही है बात समझ में? इसके लिए अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यानी पहले आपने वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन से क्या पढ़ा है? कंट्रोल अकाउंट। आज आप वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन से क्या पढ़ने जा रहे हैं? बीआरएस। आ गई बात समझ में? यानी हम उसी कैश बुक के बैंक के कॉलम को रिकंसाइल करने जा रहे हैं। बात क्लियर? कॉपी करें। आप में से कितने लोगों की बुकलेट आ गई? मुझे बाकियों की भी चाहिए। मैंने ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया है, नवीरा से ले लेना, ठीक है ना? उसको ऑर्डर कर देना आज ही, ताकि बुकलेट आ जाए। बाकी के प्रीवियस वर्क मैं तुम्हें देता हूँ, ऑल रिकॉर्डेड। आज मिल जाएगी एक ही रिकन्सिलिएशन। अब सुनिए सर, अब हम बीआरएस पे काम करने चले गए। डन? अब जरा मेरी बात ना 2 मिनट पेन ड्रॉप करके सुनो। पहली क्लास में तो आपको ना ओ लेवल से हट के जरा बीआरएस पढ़ना है। वो क्या?
थोड़ा सा हटके डिफरेंट है। जहन लगाइएगा ज़रा, थोड़ी सी प्रोसीजर्स के अंदर, थोड़ी सी कहानियों के अंदर, आपका जहन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ ये बात, लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। मैं यहाँ लिखता हूँ सर, मैंने लिखा सर नवीरा है, वो जो एडम्स फैमिली मूवी देखी है आपने सर, उसके अंदर एक हाथ होता है, तो ये एडम्स फैमिली का हाथ बना के बेचती है। मैंने कहा वो जो एडम्स फैमिली आता है सर, उसके अंदर एक एक बेसिकली एक हैंड है, जिनकी इनकी मतलब हैंड क्राफ्ट की शॉप है, ये वो हाथ जो है ना वो बेच देती हैं दुनिया को बना के, सही है। अब ये हैंड मैंने लिखा, आप इसको कुछ भी प्रोडक्ट लिख लो, आप आईफोन लिख लो। मैं बल्कि आपको नवीरा की नई शॉप बताता हूँ फ़ौरन, उसने हाथ बेच बेच के इतने पैसे कमा लिए कि अब उसने क्या खोल लिया सर, सर उसने एक आईफोन की बहुत अच्छी सी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, राइट। आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ये एक स्टोरी है मैं आपको सुना रहा हूँ। आफ्टर 10 ईयर्स, वैसे तो दुनिया बहुत आगे निकल गई होगी लेकिन फिर भी तब भी आफ्टर 10 ईयर्स नवीरा ने क्या किया, एक आईफोन अबिहा को बेचा। अबिहा की कॉल है, या नवीरा मैंने सुना है तुम आईफोन सेल करती हो। नवीरा ने बोला हाँ, जो भी मॉडल चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। नवीरा ने एक आईफोन ट्रांसफ़र कर दिया किसको, अबिहा को, राइट। इसको मैं अकाउंटिंग की भाषा में लिखूं तो मैं आपसे कहूँगा क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, गुड्स। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नवीरा की तरफ से अबिहा को फुलफिल हो गई। नवीरा कौन है, शी इज़ अ सेलर एंड अबिहा इज बायर, कंज्यूमर, सही है ना। अबिहा की अब क्या जिम्मेदारी है, अबिहा नवीरा को क्या चीज़ देंगी जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बोलूँ क्या देंगी, पेमेंट, पेमेंट आनी चाहिए सर। गुड्स ट्रांसफर हो गए, इन्होंने पेमेंट क्या कर दी देखिएगा, इन्होंने पेमेंट कर दी चेक के थ्रू। अब कमाल सुने चेक का, चेक में बड़ा कमाल है, जरा ओ लेवल से बाहर आइए, अपनी दुनिया से बाहर आइए, ओ लेवल से जरा ना, ए लेवल्स बड़े बच्चों वाली बात सुने। जिस दिन ये चेक रिसीव हुआ, व्हाट इज द डेट टुडे, आप अज्यूम करो मैंने अक्टूबर की 28 तारीख को ये एंट्री की है, 28 अक्टूबर को, आज से 6 दिन पहले ये काम हुआ है, फर्ज करो। सर मैंने कहा 28 अक्टूबर को सर मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने ये जो चेक है इसके ऊपर भी डेट डाली, 28 अक्टूबर को ये काम हुआ, चेक मिला। तो चेक रिसीव किस दिन हुआ, 28 अक्टूबर 2024 को। नवीरा ने अपनी बुक्स में, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ी थी और ए लेवल्स वाली भी पढ़ी थी और एक ही वे वाली पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी, तो एंट्री की अपनी कैश बुक में जाके, क्या एंट्री की देखिए बोर्ड पे, क्या एंट्री करूंगा नवीरा, बैंक को क्या कर दूंगा डेबिट और सेल्स को क्या कर दूंगा क्रेडिट। एंट्री पास कर दी मैंने, किस डेट को पास किया, 28 तारीख को शाम गुजर गई, बहुत सारे आईफोन भेज दिए, अभी यहाँ का चेक पहुंच गया था, ड्रॉर में डाला, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और सो गए। पैसे आए, पैसे कब आएंगे, जब चेक आप क्या करेंगे, कैश करेंगे या बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। 28 तारीख को जिस दिन मैंने चेक सबमिट किया सर, तो रात हो गई थी। अब 28 29 तारीख अगर फर्ज करें आप फ्राइडे था, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे बैंक नहीं खुलता। अब आपने इवेंचुअली, अब आपके पास एक डे और कौन सा आ गया, मंडे। मंडे को भी चेक नहीं डाल सका, जो बंदा चेक डालने वाला है मेरी बिजनेस में वो आज बीमार है। आज चेक डालने का दिन आ गया, फर्ज करें ट्यूसडे, ट्यूसडे को बंदा खांसता हुआ आया, उसे चिकन गोनिया हो गया था, वो 4 5 दिन घूमता फिरता यहाँ आ गया। डेट बताइए अब क्या डेट है, आज क्या डेट है, कल क्या होगी, कल क्या होगी 5th। तो सर मैंने कहा ट्यूसडे 5 नवंबर को अब ये चेक डिपॉजिट हुआ, गौर से देखते जाइए, चेक डिपॉजिट किया, मिला कब है 28 को, डिपॉजिट कब किया है, एंट्री कब पास कर ली कैश बुक में, पिछले महीने ही। अभी 6 दिन से चेक हवा में ही है, घूम रहा है, बैंक में पैसे नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तो क्लियरिंग प्रोसेस में एंटर भी नहीं हुआ ये। क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है सुने, जब नवीरा जो है ना, वो जब आईफोन की इसने ऑनलाइन एक शॉप खोली थी, तो अपने घर के साथ ना इसके पास कोई बैंक था, उस बैंक को इसने ऑप्ट किया एज व्हाट, एज अ कंज्यूमर। इसने कहा मैं अपना बैंक अकाउंट किसी ऐसे बैंक में खुलवा लेती हूँ जो बेस्ट है। इसके आसपास बहुत सारे ऑप्शन थे, इसने एक ऑप्शन एक्सरसाइज किया, इसने जाके एचबीएल में अकाउंट खुलवा लिया। फर्ज करें एचबीएल बैंक अच्छा बैंक है, उसमें एक अकाउंट खुल गया, राइट, मुश्किल से खुलता है अकाउंट, जरा ये बड़े प्रोटोकॉल के साथ अकाउंट खोलता है। एचबीएल में अकाउंट खुल गया, सही, नवीरा ने अकाउंट खोल लिया। अब नवीरा के पास चेक किस बैंक का आया ये भी देखना बहुत जरूरी है। सर मसला ये कि मैं जब अबिया के पास गया तो अबिया ने जो चेक दिया हुआ है, अबिया ने एचबीएल में अकाउंट नहीं खुलवाया, एचबीएल से इनको नफरत थी। इन्होंने बोला मैं एक इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ, तो इस्लामिक पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने खुलवा लिया अकाउंट किसके अंदर, मीज़ान। मीज़ान बैंक का चेक फ्लो करते करते किसके पास पहुंचा है,
नवीरा के पास। नवीरा ने वो चेक अपने असिस्टेंट को देके जमा किस में करवा दिया सर, एचबीएल में। एचबीएल को क्या पता मीज़ान बैंक में इसका अकाउंट है या नहीं है, एचबीएल को क्या पता मीज़ान बैंक में इसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। तो एचबीएल को तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो एचबीएल क्या करेगा, सुने, एचबीएल क्या करना चाहिए, वैसे तो एचबीएल को करना ये चाहिए डायरेक्टली मीज़ान बैंक कॉल करे और पूछ ले, है ना। लेकिन अब एक और कहानी सुनो, फिर लिखना भी, लिखना मत। मीज़ान बैंक, खिजर जो थे ना वो पहले एचबीएल में जॉब करते थे। खिजर रोजाना लेट जाते थे तो खिजर को वहां से फायर कर दिया गया। खिजर ने ना ब्रांच मैनेजर जाके क्या ज्वाइन कर लिया, खिजर ने ज्वाइन कर लिया मीज़ान बैंक। सही हो गया। अब खिजर जिस जगह से निकाले गए हैं उस जगह का चेक देखेंगे, खुश होंगे या नफरत हो रही होगी उन्हें उस चेक से, नफरत ही हो रही होगी। जिस जगह से मैं निकाला गया हूं उसी जगह का मुझे चेक मिला है आज। दूसरी बात, मीज़ान बैंक का बंदा यूबीएल का, एचबीएल का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक क्यों क्लियर करेगा जल्दी, ये तो इनके कंपैटिटर है। मैं तो चाहूंगा एचबीएल रोता रहे और एचबीएल का कस्टमर किसी तरह रो रो के खत्म हो जाए, मर जाए और मेरे पास आ जाए। बात समझ रहे हैं, मैं तो उनके बिजनेस को हत्तुल इम्कान क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं तो उनके बिजनेस को हत्तुल इम्कान तबाह करने की कोशिश करूंगा। सर इसका मतलब है मैं बिल्कुल चाहता हूं कि एचबीएल जो है ना वो तबाह हो जाए। तो मैंने क्या किया, सुने, मैंने इनका चेक डिले करना शुरू किया। मगर सुने, जिस दिन दुनिया में ये इंटरवीनिंग आई थी ना कि बैंक्स आपस में चेक क्लियर नहीं कर रहे, ड्रामे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एचबीएल को ये चेक खुद नहीं क्लियर करना होता। एचबीएल ये चेक आपके मुल्क में एक इदारा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको दे देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सर, हर दुनिया के जितने भी मुल्कों के स्टेट बैंक होते हैं उनके पास सर आपके आपके लिए क्या बना हुआ होता है, क्लियरिंग हाउस। क्या बना हुआ होता है, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस पाकिस्तान में जैसे क्लियरिंग हाउस का एक नाम है सर निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका काम ये होता है तमाम बैंकों के चेक्स लेता है, रिसीव करता है और उनको क्लियर करता है। अच्छा आप सुने, इनको कहते हैं सर ये अब्बू बैंक है। इसका काम क्या है सर, इसका काम यही है, ठग से एक मीज़ान बैंक को ईमेल करेगा, मीज़ान बैंक के बंदे से बोलेगा भाई तुम्हारे नाम का एक चेक आया हुआ है मेरे पास, इसे क्लियर करो, बताओ इन्फॉर्मेशन सही है नहीं। सब कुछ स्कैन होके चल रहा है, स्कैन 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 होके चल रहा है। सर अब लेकिन जवाब दे मेरा, मैंने 5 को ये चेक जमा किया है। एचबीएल को कम से कम इसे क्लियरिंग हाउस में डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए 1 दिन तो चाहिए ना। आज चेक दिया है तो ये कल यहां भेजेंगे, तो इसका मतलब है 5 को चेक जमा हुआ था, यहां कब पहुंचा है, 6 अक्टूबर को। तो एसबीबी सिर्फ आपके लिए तो बैठा नहीं है, उन्होंने बहुत क्विक जान लगाई, तो उन्होंने 1 दिन में चेक यहां भेज दिया। राइट, मेरी बात समझ में आई। 1 दिन में चेक आ गया तो क्या आंसर आ गया सर इसका, 7 अक्टूबर। जितना लेट और सही है सर, 7 नवंबर, वेरी गुड, जाग रहे हैं ना, मैं सो रहा था। सर क्या आंसर आएगा इसका, 5 को ये मिला, 6 को क्लियरिंग में गया और 7 नवंबर को सर वो क्या हो गया, आपको ये पता चला कि ये क्लियर है या नहीं है। 2 दिन तो कम से कम लगेंगे, और पाकिस्तान में क्लियरिंग के लिए 2 दिन का टाइम भी दिया जाता है। चेक 2 दिन में क्लियर होता है बैंक में। सर तो इसका मतलब है 2 दिन तक ये क्लियरिंग प्रोसेस का हिस्सा रहा, है ना। क्लियरिंग प्रोसेस का क्या रहा, हिस्सा रहा। आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, मगर वो चेक आपने क्या नहीं किया, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, चेक मिला कब था, कैश बुक में एंट्री कब बन गई होगी, जमा कब किया है, 5-6 तारीख को, है ना, 5 को। जब 28 तारीख को आपने ये चेक अपने पास डेबिट कर लिया, 28 को आपने अपने पास डेबिट कर लिया, जवाब दीजिए, 28 से लेके 7 तारीख तक ये क्लियरिंग प्रोसेस में, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, हो सकता है मिनिमम 2 दिन, मगर 2 दिन तो रहेंगे ना। पहले दिन ही जमा करा दूंगा तब भी 2 दिन तो क्लियरिंग प्रोसेस का हिस्सा रहेगा ही। तो इसका मतलब है सर जब तक ये क्लियरिंग हाउस इसे क्लियर नहीं करता, अब देखना गौर से, जैसे ही क्लियर हो जाएगा अमाउंट ऑफ शूट होगी, और अमाउंट शूट होकर कौन से अकाउंट में जाएगी, मैंने गलत बनाया सर, अमाउंट शूट होगी मीज़ान बैंक अकाउंट, किसके अकाउंट में जमा करा देगा सर, एचबीएल। सर पेमेंट को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर, उसी वक्त जैसे ही पता चलेगा ऐसा हुआ तो ये ट्रांसफर हो जाएगी पेमेंट। आ रही है बात समझ में, ट्रांसफर टू एचबीएल अकाउंट। आ रही है बात समझ में, कहाँ कौन ट्रांसफर करेगा, मीज़ान, किस में ट्रांसफर करेगा, डन। सर जरा कॉपी कीजिए। तो इसका मतलब ऐसे टाइम लगता है ना, चेक को प्लेस होने में, चीजें जाने आने में ऐसा टाइम लगता है सर, जरा इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और बात करते हैं।
डन। सुने, लिख लिया ना? क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, लिखे लिखे लिखे। लिखने का काम बहुत ज़रूरी है, इसका को कवर करें। डन। इधर कहाँ तक पहुँचे? अब सुनिए काम की बात। यहाँ तक अगर आपने लिख लिया तो उसके बाद ज़रा मेंशन कीजिएगा मेरे साथ साथ, जो मैं आपके साथ साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा। डन। वो है, हो गया बस। अब सुनिए सर, जब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब तक 28 से 7 नवंबर नहीं हुआ, कर लिया ना भाई कॉपी? मैंने यहाँ लिखा, आप सुने सर, जब तक, आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, जब तक सर 28 से लेके 28 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर नहीं आई या 6 नवंबर नहीं आई, चलें, कोई इसकी स्पेसिफिक डेट का मसला नहीं है, तो जवाब दीजिए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हम ये कह सकते हैं चेक डिपॉजिट तो हो गया होगा? चेक डिपॉजिट, हालांकि इसमें से कुछ दिन तो ऐसे हैं जिनमें डिपॉजिट ही नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड, बट क्या आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उस पर अपेयर हो रहा होगा? नहीं। बट लाइक नॉट अपेयरिंग ऑन बैंक स्टेटमेंट, क्यों नहीं अपेयर हो रहा सर? क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ। नॉट अपेयरिंग ऑन बैंक स्टेटमेंट, सर आप इसको बोलेंगे सर ये चेक अभी भी बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रहा। अब सर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल, सर आप ये बैंक स्टेटमेंट की बात कहाँ से निकाल के ले आए? अब तो ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन ऐप पे मिल जाता है। बेटा कॉर्पोरेट बैंकिंग की ऐप नहीं होती, कॉर्पोरेट बैंकिंग में ऐप वैप का कोई सिस्टम नहीं होता, वरना किसी और का बिजनेस है। आप अकाउंटेंट हैं, आप तो खोल के हर वक्त उसके अकाउंट में ये चेक करते रहेंगे उसके अकाउंट में पैसे कितने। आपको अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है ना, तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आप बैंक को एक लेटर लिख के देते हैं और आपको बैंक स्टेटमेंट दिन के आखिर में रिसीव हो जाती है। जो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके रोज़ के रोज़ भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो रोज़ नहीं भेजते, महीने के, हफ्ते के, 4 दिन 3 दिन के आखिर में, जैसे आप रिक्वेस्ट करें वैसे मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वही आपको मिलेगी बस, बैंक अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस वैक्सेस नहीं मिलेगा। एसएमएस भी नहीं आएगा कि ये अमाउंट डिपॉजिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। खोल सकते हैं आप ये ऑप्शंस, लेकिन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? क्यों सर? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द क्लासरूम की फीस आए और मैं तुम्हें अकाउंटेंट रख लूँ, जब भी फीस आ रही है तुम्हें पता चल जा रहा है, तो इससे तो फ्रॉड होने के चांसेस ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में? एक्सेस नहीं मिलता इतने आराम से, आराम से नहीं मिलता। तो सर आपको पता कब चलता है? पता जब चलता है जब आप बैंक की क्या मंगवा लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि सर कौन सा चेक अभी आ गया। अब जवाब दो। जैसे नवीरा के लिए चेक ऐसा है, इसी तरह नवीरा ने ये चेक किया, क्या था? मैं लिखूं सर, ये चेक क्या था? रिसीव्ड। रिसीव्ड एंड अनक्लियर्ड होता है ना? इसी तरह नवीरा ने कुछ पैसे किसी को दिए भी होंगे, इसने कुछ पैसे फर्ज करो रमीशा को दे दिए। मैंने कहा कुछ पैसे रमीशा को इसने पे किए, पुराने किसी सप्लायर के उस पर इसने खरीदे और पे कर दिए। सर जब जवाब ने पे किया और रमीशा ने भी वही काम किया, रमीशा को चेक मिला और रमीशा चेक को विड्रॉल कराना भूल गई, चेक की विड्रॉल भूल गई। ऐसा हो सकता है ना, जब वहां 7 दिन लगे तो रमीशा भी 7 दिन लगा दें चेक डिपॉजिट करने में। अब पे किया हुआ है मगर अभी तक रमीशा ने ले जाके वो अपने बैंक के काउंटर पे प्रेजेंट नहीं किया, तो जवाब दीजिए वो चेक जो कि आप पे कर दें, पेड, बट क्या लिखा मैंने, बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जवाब दीजिए वो पैसा आपके पास से माइनस हुआ होगा या अभी भी आपके पास होगा? नवीरा ने एक चेक दिया रमीशा को, रमीशा ने अभी तक पैसे नहीं निकल पाए, तो जवाब दें वो पैसा रमीशा के पास चला गया, अभी भी नवीरा के पास है, नवीरा के पास है, तो पेड, बट आगे क्या लिखा मैंने, नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। दो तो ये होते हैं। ये दोनों चेक्स आपको कहां से पता चलते हैं सर? ये दोनों चेक्स आपको पता चलते हैं सर बैंक स्टेटमेंट से। आपकी बैंक स्टेटमेंट बताती है कि सर आपने ये चेक रिसीव किए थे, आपने इसके साथ क्या किया। कॉपी कर लीजिए। यानी बैंक स्टेटमेंट को देख के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बीएस को देख के आप दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं।
एक अनक्लियर चेक्स, बल्कि ये मैं नहीं लिख रहा, इससे आपको कंफ्यूजन होगी, आप बस ये लिख लो। कंपेयर करके आपको पता चलेगा वो चेक जो मैंने डिपॉजिट कर दिया, और एक और खूबसूरत बात सुनो, वो चेक जो आपने डिपॉजिट कर दिया वो आपके पास कैश बुक में तो डेबिट हो गया होगा, लेकिन बैंक में क्या हुआ होगा, नहीं लिखा होगा। और वो चेक जो आपने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या हुआ होगा, अपेयर नहीं हुआ होगा। मेरी बात समझ में आई? लाइक इसमें चेंजेस हैं। लिख ले सर इसको, आगे बढ़े। प्रेजेंटेड। डन। डन। नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। अब सुनिए सर, ये आपने एक काम कर लिया। अब जरा क्वेश्चन आपको एक ज़रूर ना इसके साथ साथ जो है ना वो सॉर्ट करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के बगैर आप काम करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर सुनिए सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर इस पर वर्कआउट कराऊंगा। सबसे पहले तो सर आप एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिए सर। सबसे पहले आप इस एरिया को तो मैं कॉपी कर लूँ। मैं आपको वर्ड बुक का एक क्वेश्चन जो है ना वो मतलब सामने आपके रख रहा हूँ, ताकि आप पहले एक बार लिखें क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लिख के बात समझ में आएगी ना, वो आप किसी भी तरीके से कभी भी समझें आपको वैसी बात समझ नहीं आएगी। मैं 1 मिनट एक क्वेश्चन आपको कॉपी करवाऊँ। कुछ दिन है बेटा, अच्छी अच्छी सांसें ले रहे हो, डेप्रिसिएशन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, तैयार हो जाओ। तो बहुत समझ में आ रहा है, मज़े की अकाउंटिंग है, ये है वो है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बंदा कहने लगता है सर ए लेवल्स कहाँ से आ गया ये। कुछ भी नहीं होगा, मेहनत से पढ़ो। चलें सर, अब सुने सर, आपके पास सबसे पहले आपने एक अकाउंट बनाना है बैंक स्टेटमेंट के नाम से। सुने, मैं आपको जब तक ना ये कहानी सुना रहा हूँ सर, बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कैश बुक होगी जो आप बनाओगे। और ये भी मजेदार टॉपिक है, आपको लगेगा आपने कुछ पढ़ा क्लास में आज। सर एक दफा तो क्या होता है, आप एक बनाते हैं कैश बुक, और वो कैश बुक कौन बनाता है सर, वो कैश बुक आप खुद बनाते हैं। मैंने ये कैश बुक बना ली, मेरे पास जब भी चेक आया मैंने डेबिट किया, मेरे पास से जब भी चेक गया मैंने क्रेडिट किया। महीना शुरू हुआ था तो मेरे पास पैसे कितने थे ली हाथ में, 3419। आई हैड कैश इन बैंक 3419। आई रिसीव कपल ऑफ चेक्स, 4 चेक्स मुझे मिले, 101, 44, 319 और 246। ये चेक मुझे मिले, मैंने डेबिट कर दिया। इसी तरह मैंने कुछ पेमेंट्स की तो सर सामने लिखा हुआ आपके पास, मैंने एक पेमेंट किसको की, बी यंग को 462 की, एफ ग्रे को की और टीआरएन को की। अब जो पैसे आए और जो पैसे चले गए, तो मेरे पास अमाउंट कितना इवेंचुअली बच गया, 34,337 सर, ये मेरे पास अमाउंट बच गया। अब जो अमाउंट है मेरे पास, ये 4129 का मेरे पास एक अमाउंट है, राइट। 4129 का सर मैंने यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये कि सर ये अमाउंट है आपके सामने, राइट। अब इस अमाउंट के लिए देखें क्या करना है। अब एक और काम की बात, सही है, डन है, बात क्लियर है सर। अब एक और बात देखिए, नीचे आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, गिवन है बैंक स्टेटमेंट। ये मैंने मंगवाई है बैंक से, मैंने बनाई नहीं है, मैंने मंगवाई है। बैंक स्टेटमेंट नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट मुझे बना के भेजी है। सर अब गौर से सुने, पहले तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
जो चीज मेरे लिए मेरे बैंक अकाउंट में जमा हुई है वो मेरा एसेट है या नहीं है? बैंक का एसेट है या लाइबिलिटी है? बैंक की लाइबिलिटी। जो चीज मैं डेबिट कर रहा हूँ बैंक उसे क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। क्योंकि मेरे लिए जब कोई चीज डेबिट हो रही है तो मैं उसे क्या ट्रीट कर रहा हूँ? एसेट। और वो उसे क्या ट्रीट कर रहा है? लाइबिलिटी। तो सर जो चीज मेरे लिए क्या है, फिर से बोलो, एसेट, तो वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो जो चीज मुझे डेबिट साइड पर नजर आएगी वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर नजर आनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और सर जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। सर ये फर्क है इन दोनों में। अब सर मेरी बात को सुने, यहाँ देखें। फिर सर यहाँ देखें क्वेश्चन में आपके पास ये अनप्रेजेंटेड चेक्स की सीरीज है। ठीक हो गया, मैंने आपको समझा दिया सर। तो इसका मतलब है जो क्रेडिट साइड होती है डिपॉजिट होती है और जो डेबिट साइड होती है ये क्या होता है? विड्रॉल। सर लेकिन ये कुछ अजीब स्टाइल से बनी हुई है। ये स्टाइल तो हमने अकाउंटिंग में नहीं देखा कभी। इसको कहते हैं रनिंग बैलेंस मेथड। क्या कहते हैं इसको? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक बैलेंस मिल रहा है। सर क्या मतलब? 3419 में 101 को उसने ऐड किया, 3520 हो गया। 462 को माइनस किया, 3058 हो गया। 21 को माइनस किया, 3073 हो गया। 44 को ऐड किया, 3081 हो गया। क्रेडिट को ऐड कर रहा है, डेबिट को माइनस कर रहा है। रनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है सर? आफ्टर राइट एवरी ट्रांजैक्शन यू गेट अ बैलेंस। दिस मेथड इज नोन एज रनिंग बैलेंस मेथड। और ऊपर वाला क्या है? लेजर बैलेंस मेथड। लेजर बैलेंस मेथड में महीने के आखिर में एक बार बैलेंस निकाला जाता है। और यहाँ पे रनिंग बैलेंस मेथड में सर हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकाला जाता है। बैंक का काम ही है सर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकालना। वो अपना काम कर रहा है। सर तो ये आपके पास एक और चीज हो गई। अब सुने, मैंने आपको तीन चीजें बताई इनको देख के। कैश बुक किसने बनाई है? आपने। बैंक स्टेटमेंट किससे मंगाई है? बैंक स्टेटमेंट से। जो चीज आपके लिए डेबिट है उनके लिए क्रेडिट है, और जो उनके लिए क्रेडिट है आपके लिए डेबिट है। अब कॉपी करें सर, जरा जरा जल्दी जल्दी कॉपी कीजिएगा, फिर आपसे इसके आगे और कोई बात करेंगे। अभी या जल्दी करो, ध्यान से पूछना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा भी ग्रेड मेंटेन करने के लिए लेवल्स में, बहुत सारी।
कॉपी कर लें। डन। नेक्स्ट पार्ट कॉपी कीजिए। सब बता रहा हूँ। कॉपी करें फिर मैं आपको लाइक इसकी एक कहानी सुनाऊँ। फाइनली आई हैव फाउंड अ टाइम टू टेक योर क्लास। लाइक मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ 7:30 से लेके 8:45 फ्राइडे। डू यू हैव एनी क्लैश ऑन दिस? उर्दू की तो क्लास नहीं होती। 7:30 से लेके 8:45 फ्राइडे। कोई क्लास है किसी की? आई डोंट थिंक सो। उर्दू की क्लास होती है? उर्दू होती है? 8 से 9 होती है। और होती है कहीं और होती है, लेकिन होती है फ्राइडे को, सैटरडे को होती है। सैटरडे को होती है बॉस। 5:30 से। तो बस इसका मतलब है 7 बजे तो फ्री है ना फिर। तो 7 बजे से लेके, जैसे 7 बजे मैं पहुंच नहीं सकता, 7 बजे से लेके 8:15 तक क्लास सैटरडे को एएस थर्ड डे हो सकती है ना क्लास। चलें कुछ कोशिश करते हैं। 3 दिन होगी अब आपकी क्लास ना, फिर आपकी एक हफ्ते बाद क्लास चौथे दिन और पाँचवें दिन भी हो जाएगी। तो अब 4-5 दिन आएंगे यहाँ पे। कोर्स नहीं खत्म होगा वरना बेटा, बहुत कोर्स है अभी तो, बहुत अभी तो पूरी कॉस्टिंग बाकी है। कॉस्टिंग के लिए तो 2 अलग दिन निकालने हैं जनवरी से। वो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही लेवल है, उसका काम ही अलग है, उसके लिए आप अलग से पढ़ेंगे। सर यहाँ तक काम आ गया, मेरी बात समझ में आई? अब जरा सुने गौर से देखें। मैं आपको कुछ काम करा रहा हूँ। आज की क्लास में सिर्फ ये काम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में सर फिर इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपका, हेडिंग डालिए नीचे लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का मिले तो आपने करना क्या है? सर आपने हेडिंग डालनी है स्टेप्स टू सॉल्व, स्टेप्स टू सॉल्व बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने लिखा स्टेप टू सॉल्व बीआरएस। आप बीआरएस को सॉल्व करेंगे। सही है सर। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहली चीज, सबसे पहले इसके अंदर मेंशन कीजिए आके। सबसे पहले स्टेप 1, हम सिर्फ आज स्टेप लिख के जाएंगे। स्टेप 1,
लिखें सर मैच द ओपनिंग बैलेंसेस, मैच द ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले तो आप ये करेंगे मैच द ओपनिंग बैलेंसेस, है ना। एंड इफ दे आर सेम, इफ दे आर सेम आप करेंगे टिक देम, आप उन्हें टिक कर देंगे। इफ दे आर सेम आप उन्हें क्या कर देंगे सर, टिक कर देंगे, राइट। नंबर 2, सेकंड देखिए, फिर रिकनसाइल और मजीद, फिर बैलेंस ओपनिंग को भी रिकनसाइल करना, ऐसे हैं क्वेश्चन, आगे देखें। नंबर 2 लिखिए सर कंपेयर द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक with the credit side of bank statement and choose the common values या चूज के वर्ड को मैंने ब्रैकेट में डाल के लिख दिया सर टिक द कॉमन वैल्यूज, यहाँ पे टिक लिख दें, चूज द कॉमन वैल्यूज को सर नीचे एरो बना के लिख दें टिक द कॉमन वैल्यूज। थर्ड पॉइंट लिखिएगा पूरा, थर्ड इज कंपेयर द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, कंपेयर द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक with the debit side of bank statement। आगे लिखें सर एंड टिक द कॉमन वैल्यूज। डन। डेबिट क्रेडिट के साइड्स को कंपेयर करके सर आपके सामने ये वैल्यूज आ गई, राइट रॉन्ग, राइट राइट। आगे सुने, सबसे पहले आप बनाएंगे के बाद प्रिपेयर कैश अप टू डेट, प्रिपेयर कैश अप टू डेट विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, इंपॉर्टेंट बात ये है, विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक and information from बैंक स्टेटमेंट। ऑपोजिट हो गया ये, यानी आप बैलेंस अपनी बुक का यूज करेंगे मगर इंफॉर्मेशन कहां से यूज करेंगे, बैंक स्टेटमेंट से। इसके बाद सर लास्ट पॉइंट लिख लें पहले तो, डन। लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, इसके यहां सामने लिखता हूं सर फिफ्थ पॉइंट। अब लिखेंगे सर प्रिपेयर, लिखेंगे सर यहां पे आके प्रिपेयर BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द बैलेंस इन with the balance in या with the balance of कर दो, with the balance of bank statement and with the balance of bank statement and information from यहाँ अगर ऊपर बैंक स्टेटमेंट और नीचे इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट का अपना बैलेंस लेंगे मगर इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे सर, कैश बुक से। अब आपने करना ही है, आपने नेक्स्ट क्लास में आना है
इस पूरी कहानी को रिवाइज करके आना है दोबारा से। आपको मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया, चीज़ें लिखवा दी, अब आप इसको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। बोर्ड 4 देख लीजिए, और ये रहा सामने। मेक श्योर कीजिएगा रिवाइज करके आइएगा। कुछ देखना है अली?